हाँ जी दोस्तों, आज हम जो बुक्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 11 रहस्यमय सूत्र। और इसके जो 11 रहस्यमय सूत्र है उसमें हमें सबसे पहला मिलेगा लक्ष्य का निर्धारण, सही समय पर सही निर्णय, समय का प्रबंधन, सफल होने की आदत, धैर्य और आत्म अनुशासन, कर्म नहीं कठोर श्रम, यह अनुभव के ईश्वर सदा हमारे साथ है। तो आइए हम इस बुक का एक एक पन्ना पढ़ते हैं और सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, प्रजय कुमार शुक्ला जी का हम आभार पहले ले लेते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं कि वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस पुस्तक को सफलतापूर्वक लिख पाया। मैं आभारी हूँ अपने परिवार को, सभी छोटे एवं बड़े सदस्यों का, साथ ही हितैषी मार्गदर्शक डॉक्टर BJ सिद्दीकी, जसवीर सिंह छाबड़ा, SM नवाब, रणधीर सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह छाबड़ा, वीरेंद्र चौहान एवं पंकज गुप्ता का, जिनकी सलाह हर वक्त एक मार्गदर्शन के रूप में सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं आभारी हूँ अपने करीबी मित्र कप्तान नासिर पठान, अनुज साहू, आनंदराज, चंद्रकांत सोनी, गजेंद्र चोरे, वेदांता चोरे एंड जगन्नाथ सोनी, वीरेंद्र रघुवंशी, जाकिर खान, सूरज बिश्नोई, संजय प्रश्नानिक, अशोक ठाकुर एंड रवि चौधरी का, जिनके संपर्क में रहने से मन में सदैव ही सकारात्मक भावना का उदय होता है एवं हर समय वातावरण प्रफुल्लित रहता है। और अंत में मैं आभारी हूँ अपने दोनों बेटे स्वस्तिक एवं प्रखर का, जिनके प्यार एवं दुलार से जीवन में कुछ नया करने या आदर्श जीवन जीने की एक नई इच्छा सदैव ही मन में जागृत होती है। ये उन्होंने आभार प्रकट किया है अपने उन दोस्तों का। अभी हम पढ़ते हैं आगे बुक्स का मेन पन्ना। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। भूमिका 1, 11 रहस्यों की उत्पत्ति। राजकुमार ने ज्यों की दरवाज़ा खोला त्यों उसने देखा कि जोर की आंधी के साथ मिट्टी का गुबार उसके घर के दाईं तरफ बगीचे की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, किंतु तब तक हल्की हल्की मनमोहक पानी की बूंदों ने राजकुमार के बदन को आधे से ज़्यादा भिगो दिया था। आसमान में काले बादलों के बीच हल्की सी सूरज की रोशनी के कारण सामने पहाड़ियों पर रंग बिरंगा इंद्रधनुष प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। इसी बीच राम घर के नौकर ने राजकुमार को रुमाल दिया। राजकुमार अपना बदन पोंछते हुए पुण्य घर के अंदर आया और पूरे सप्ताह के लेन देन वाले बही खाते को देखने लगा। राजकुमार उस समय का एक सफल बिजनेसमैन था। वह उन दो लोगों में सम्मिलित था जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था। 10 वर्ष पहले जब राजकुमार के पिता का स्वर्गवास हुआ, तब राजकुमार के परिवार पर अपार कर्ज था। बुद्धिमानी के दम पर राजकुमार ने मात्र 2 वर्ष में अपने ऊपर से सारा कर्ज का बोझ खत्म कर दिया और आज वह शहर के गिने चुने धनवान लोगों में शुमार किया जाने लगा। राजकुमार विनम्र स्वभाव के साथ काफ़ी दयालु भी था। उसने कई बार लोगों को इलाज के लिए पैसे दिए। गरीबों की बेटियों की शादी में हर वर्ष अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता था। उसके घर से आज तक कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं लौटा। एक शाम राजकुमार शहर से कहीं दूर सड़क के किनारे टहलते जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति नजर आया जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। चेहरे पर औसत से कुछ बड़े बाल और लंबी सी दाढ़ी, साथ ही फटा हुआ कुर्ता और पैरों में गंदी सी चप्पल थी। उक्त पहनावा उसकी गरीबी की कहानी साफ साफ बयां कर रहा था। राजकुमार ने उस गरीब व्यक्ति को देखा तो उससे रहा नहीं गया। धीमे सबर में आखिर पूछ ही लिया, किस गांव से आए हो? गरीब व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे सबर में जवाब दिया, विक्रमपुर से। विक्रमपुर का नाम सुनते ही राजकुमार के अंदर मानो खुशी की लहर दौड़ गई। बचपन की यादें एक बार फिर से आंखों के सामने मंडराने लगी।
आखिर यह वही गांव था जहां राजकुमार का बचपन बीता था तथा वहीं पर उसे अपनी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की थी। विक्रमपुर का नाम सुनते ही राजकुमार का रुझान उस व्यक्ति की तरफ और अधिक हुआ। राजकुमार ने उसका नाम पूछा। जो जवाब मिला उसे सुनने के बाद राजकुमार के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। कुछ देर के लिए पूरा शरीर सुन्न हो गया। कुछ क्षणों के लिए आंखें तनी की तनी रह गई। आश्चर्य से उसके शरीर के भाव देखते ही बनते थे। यह सारी प्रतिक्रिया सहज ही थी, क्योंकि मोहन राव वही व्यक्ति था जिसके साथ राजकुमार का बचपन बीता था। राजकुमार ने जब उसके पिता का नाम पूछा तो मोहन राव ने तुरंत जवाब दिया, पंकज राव। इतना सुनते ही राजकुमार का संदेह मिट गया। राजकुमार ने मोहन को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू की बारिश की भांति लगातार टपक रहे थे। गला भरने के कारण दोनों एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे को निहार रहे थे और मात्र आंखों के माध्यम से एक दूसरे को देख सुन रहे थे। दोनों गर्मजोशी से गले मिले। इससे मोहन के मैले कुर्ते की धूल राजकुमार के सिल्कदार कुर्ते पर जा लगी। दोनों एक समय में सहपाठी रह चुके थे। उस समय मोहन के पिता की सरकारी नौकरी हुआ करती थी। गांव से बाहर उन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन भी खरीद ली थी। आलीशान घर बाप दादाओं के ज़माने की जागीर थी। उन दिनों राजकुमार की छोटी-मोटी ज़रूरतें कई बार मोहन के पिताजी ही पूरी करते थे। इसके बावजूद मोहन के पिताजी की राजकुमार के पिताजी से कभी भी नहीं पटती थी। काफ़ी देर तक दोनों अपने बचपन की यादें में खोए रहे। अचानक राजकुमार ने अपने मित्र से उसकी स्थिति का कारण पूछा, तो मोहन ने आंखों से आंसू भरकर दुख भरी कहानी बतानी प्रारंभ की। उसने कहा कि जब मैं 20 वर्ष का था, तब नौकरी के दौरान पिताजी पर गंभीर इल्ज़ाम लगे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों बाद पिताजी बीमार हो गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद कैंसर होने की पुष्टि की। हमने बड़े से बड़े शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्हें दिखाया, लेकिन आराम ना मिला। उनके इलाज के चलते हमारा पुश्तैनी मकान एवं ज़मीन भी बिक गई। अंत में एक दिन पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई के लिए कर्ज को चुकाने में माँ के सारे जेवर भी बिक गए। मैंने 2 जगह छोटी-मोटी नौकरी भी करनी चाही, किंतु दोनों ही बार निकाल दिया गया। अब हालात ये हैं कि मैं सुबह निकलता हूँ और जहाँ जो भी काम मिले करता हूँ। राजकुमार ने जब मोहन की ये बात सुनी, तब उसकी आंखों एक बार फिर भर आई। राजकुमार उसे अपने घर ले जाकर बाकी की दास्तां सुनना चाहता था, किंतु मोहन ने प्रस्ताव यह कहकर टाल दिया कि घर में माँ एवं पत्नी इंतज़ार कर रही होंगी। विक्रमपुर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर था। रात ज़्यादा हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने अपने नौकर से मोहन को छोड़ने के लिए गाड़ी बुलवा ली। जाते समय राजकुमार ने मोहन के मना करने के बावजूद उसे 1000 रुपये दिए तथा अगली सुबह 9 बजे फिर से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब राजकुमार का ड्राइवर मोहन को छोड़ने जा रहा था, तब भी मोहन की आंखों से लगातार आंसू छलककर उसके गंदे कुर्ते पर जमा हो रहे थे। काफ़ी देर तक गर्दन मोड़कर मोहन को निहारते हुए राजकुमार पुनः पैदल चल दिया। मोहन की गरीबी के बारे में सोच-सोचकर शायद आज उसे गहरी नींद भी नहीं आने वाली थी। दोनों ही उस रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। सोने की इच्छा के तले बिस्तर पर लेटे-लेटे ही रात गुजर गई। दोनों उस रात एक पल भी ना सो सके। सुबह होने के कुछ देर पहले ही दोनों बिस्तर से उठ खड़े हुए। मोहन की इच्छा जल्द से जल्द राजकुमार से मिलने की थी, इसलिए वह समय से पूर्व ही घर छोड़ बाहर की ओर निकल पड़ा। अब मोहन के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। रास्ते में चलते समय वह केवल चल नहीं रहा था, अपितु गुनगुना भी रहा था। जब मोहन राजकुमार के महल बंगले के समीप पहुंचा, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना विशाल बंगला, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वारपाल ने देखते ही उसका अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक एक बड़े अतिथि निवास में ले गया।
मोहन सोफे पर बैठा ही था कि राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने गले मिलकर मोहन का स्वागत किया। इस बार मोहन ने पुराना गंदा कुर्ता नहीं बल्कि ठीक ठाक ड्रेस पहन रखी थी। हाँ, जूते जरूर पुराने थे। एक जूते का एड़ी के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा फटा हुआ था। मोहन एक बार अभिवादन स्वीकार करके सर नीचे की तरफ झुकाकर बैठ गया, जैसे उसे कहना कुछ ना हो लेकिन सुनना बहुत कुछ हो। सच ही है, सफल आदमी को सिखाया नहीं जाता बल्कि उससे सीखा जाता है। राजकुमार कुछ बोले उससे पहले ही नौकर रामू ने ढेर सारा नाश्ता और चाय के प्याले टेबल पर रख दिए। चाय की चुस्की लेते हुए राजकुमार ने कुछ बोलना शुरू किया, किंतु मोहन बीच में ही बोल पड़ा। भाई, तुम्हारे व्यवसाय के बारे में जानना चाहता हूँ। राजकुमार थोड़ा मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे एन अपने व्यवसाय के बारे में बताने लगा। उसने उस दौर की बातें भी बताई जब उसके पास कर्ज के अलावा कुछ ना था। उसने बेबी सब कहानियाँ भी सुनाई जिससे वह दिन प्रतिदिन अमीर बनता चला गया। अपनी बात कहकर उसने मोहन के बारे में पूछा, अच्छा बताओ, तुम आगे क्या करना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर मोहन के पास ना था, क्योंकि मोहन शायद उन लोगों में सम्मिलित था जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य बनाए ही नहीं होते हैं। फिर भी जवाब के लिहाज से बोला कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार को हंसी आ गई। वह बोला कि आज देश में 70% से अधिक लोग अपने आप को बहुत अच्छा नौकर साबित करने में लगे हैं। दरअसल वे अपना या अपने मालिक का भविष्य सुधारने में नहीं बल्कि अपने मालिकों के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में अपना सारा दमखम एवं संपूर्ण जीवन समर्पित कर रहे हैं। नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता। अगर गलती से गलत रास्ते अपनाकर थोड़ा बहुत धन संग्रह कर भी ले तो उसकी हालत उस कॉकरोच की तरह होती है जो रोशनी पड़ते ही घबरा जाता है। राजकुमार की बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने आगे कहा, दरअसल नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। मुझे याद है मेरे एक मित्र कैप्टन नासिर पठान की बातें, जो अरसे तक नौकरी करने के बाद मुझे सुनाया करता था। समय मेरा उस पर पहरा किसी और का, दिल मेरा उस पर डर किसी और का, दिमाग मेरा उस पर असर किसी और का, घर मेरा उस पर भी कर्ज किसी और का। स्टीफन लीकांक के अनुसार किसी नौकरी का कोई भविष्य नहीं होता, भविष्य तो उस व्यक्ति का होता है जो नौकरी करता है। जिंग जिंगलर ने कहा है, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं और जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। बैटन पियरे कहते हैं, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ विजय नहीं संघर्ष है। मुख्य बात जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरह जूझना है। नौकरी के बारे में राजकुमार के उस उक्त विचारों को सुन मोहन के चेहरे पर पसीना छूट गया। दरअसल वह चाहता था कि वह राजकुमार के जहाँ किसी नौकरी पर रह जाए, किंतु यह सब सुनने के बाद अगर वह ऐसी बात करे भी तब भी शायद राजकुमार उसे नौकरी के लिए कभी सलाह नहीं देगा। मोहन चुपचाप बैठा था, जैसे शेरों के झुंड में नज़दीक भेड़िया दुबक कर बैठा रहता है। राजकुमार तुरंत भांप गया। उसे मोहन की सुराही से एक गिलास पानी पीने को दिया और पूछा, आखिर दोनों नौकरियों से तुम्हें क्यों निकाला गया था? मोहन ने अपनी गर्दन को 35 डिग्री ऊपर उठाया और खिड़की की तरफ निहारते हुए एक बार फिर अपने अतीत में झांकने लगा और वह बोला, दरअसल मुझे गुस्सा दिखाता है और जब मुझे गुस्सा आता है तब मुझे अच्छे या बुरे की परख नहीं रहती। मैं तत्काल अपने गुस्से को दूसरों पर निकालने लगता हूँ। बस दोनों बार इसी गुस्से के कारण मुझे नौकरी गंवानी पड़ी थी। राजकुमार मोहन से खुश हुआ क्योंकि उसने ईमानदारी पूर्वक अपनी गलती स्वीकार की थी। राजकुमार ने वार्तालाप प्रारंभ रखा। उसने कहा कि क्रोध शरीर एवं वक्तव्य के लिए सदैव हानिकारक होता है, किंतु बहुत सी चीज़ों के दो अलग अलग पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इसलिए कई मौक़ों पर क्रोध के संशोधनक परिणाम भी होते हैं। रामू ग्वाला जब गाय चराने जाता तब दर्जनों पत्थरों को
तालाब में फेंककर तालाब के बीचों बीच स्थित वृक्ष को मारने की कोशिश करता। पिछले 2 माह से कोशिश करने के बावजूद वह पत्थर को वहां तक पहुंचाने में असमर्थ रहा। एक दिन जब उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया, तब गुस्से से आकर बाघ बबूला होकर उस तालाब के किनारे आ गया और तालाब के बीचों बीच स्थित वृक्ष पर जोर से पत्थर मारा। आश्चर्य कि इस बार उसका पत्थर वृक्ष से टकरा गया। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से मौकों पर क्रोध आने पर साहस का उदय होता है। चेनिंग प्लांक का शोध कहता है कि क्रोध हमारे खून में एड्रेनलिन भेजता है और हमारी थकी हुई मांसपेशियों में ग्लाइकोजन, जिससे शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है। मोटर कार तथा बड़े से बड़े वाहन भी अंदरूनी विस्फोटों की श्रृंखला के कारण ही लगातार आगे बढ़ पाते हैं। बॉक्सिंग की लड़ाई में हमने कई बार देखा है कि एक पहलवान दूसरे को 10-10 मुक्के मारकर अधमरा कर देता है, किंतु जब मार खाने वाले का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, तब वह एक ही मुक्के में सामने वाले को चित कर देता है। दरअसल क्रोध में उत्साह एवं जोश दोनों का समन्वय होता है। क्रोध निरंतर संवाद गंवाकर अनियंत्रित चीज़ों को भी हासिल कर लेता है। बहुत से मौक़ों पर क्रोध चिंता को जन्म देता है, तो बहुत से मौक़ों पर क्रोध चिंता को मारता भी है। क्रोध चैलेंज को भी जन्म देता है और ऊर्जा को भी। क्रोध में गति, शक्ति, जोश एवं उत्साह की प्रचुरता तो होती है, किंतु नियंत्रण खो जाता है, जो कि हमारे लिए विपत्तियों को जन्म देने का कारण है। जब आपका समय खराब होता है, तब आपका सबसे बड़ा और नज़दीकी शत्रु आपका अपना क्रोध होता है। यदि कुछ अच्छा करने के लिए आपको अपने पर क्रोध आए, तब इस क्रोध को आत्मविश्वास बढ़ाने का एक कारक मानना हरगिज़ गलत नहीं होगा। वास्तव में मोहन के लिए ये वचन किसी अमृत से कम नहीं थे। जिस क्रोध के कारण वह हमेशा गंवाता ही था, यदि उसी क्रोध को वह पालना सीख जाता, तब शायद उसी क्रोध उसे अधिक और ऊर्जावान बना सकता था। अपनी बात समाप्त करने के तुरंत बाद राजकुमार ने मोहन को बिजनेस करने की सलाह दी। उक्त बात कर उत्तर देने में मोहन के होंठ कांप रहे थे। डरते हुए उसने बिजनेस करने के लिए साफ मना कर दिया। वह बोला कि बिजनेस करने में मुझे बहुत डर लगता है। डर के बारे में जब राजकुमार ने सुना, तब उसने अपनी शैली बदलते हुए राजकुमार की तरफ अपने दाहिने हाथ की उंगली दिखाई और किसी होनहार वक्ता के अंदाज में बोलना शुरू किया कि हारना सिद्ध करता है कि जीतने की प्रबल इच्छा मन में धारण न करना अथवा लड़ने से पहले ही हथियार डाल देना। यही कारण है कि हिंदुस्तान में सन 2007 में सेना के शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 45 है और आत्महत्या करने वाले सैनिकों की संख्या 53 मतलब 53 तक जा पहुंची थी। अच्छा, ये 2007 की बात है, ये भी नोट करने वाली है। सैनिक जितना चिंतित युद्ध से होता है, उससे अधिक चिंता उसे युद्ध के माहौल से होती है। जितना डर उसे दुश्मन से लगता है, उससे अधिक डर उसे उस चिट्ठी अथवा टेलीग्राम से लगता है जिसमें उसे युद्ध में लड़ने की सूचना दी जाती है। एक अनोखा एवं कठोर सत्य यह भी है कि प्रत्येक सैनिक को गोली लगने से ज़्यादा पीड़ा गोली दागने में होती है। खलील जिब्रान ने लिखा है कि जब तक जुदाई की घड़ी ना आए, स्वयं प्यार को अपनी गहराई का एहसास नहीं होता। एक बार खेल प्रांगण में एक ब्लिस्ट बैल को बांधा गया। राज ने 71 जन्मसुदाए से कहा कि जो भी इस बैल को युद्ध में हरा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बैल इतना अधिक बलशाली था कि कोई भी व्यक्ति उसे लड़ने को तैयार ना था। तभी थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने देखा कि एक 21 वर्षीय युवक बैल से लड़ रहा है। इससे इनके आश्चर्य की सीमा न रही। बैल एवं उस युवक के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में युवक ने बैल को हरा दिया। जब युवक को पुरस्कृत किया जा रहा था, मतलब पुरस्कार दिया जा रहा था, तब उससे पूछा गया कि इनाम में कितना धन चाहिए। युवक ने राजा से निवेदन किया कि पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बैल की रस्सी को किसने काटा था। जिसके खुलते ही बैल उस युवक पर झपट पड़ा। उक्त कहानी का सार खोजें
तब हम पाएंगे कि अपार शक्ति के बावजूद उस युवक के अंदर लड़ने का साहस नहीं था, जिसके कारण ज़िंदगी भर वह नाकामयाबी के दौर से गुजरता रह सकता था। डर के बारे में और अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि डर के आगे जीत है। मोहन फिर घबराया। इस बार उसने अपनी नाकामयाबी को अपनी किस्मत से जोड़ते हुए अपनी बुरी किस्मत के कारण बिजनेस ना करने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार तो राजकुमार ही था। जिंदगी में उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ हासिल नहीं किया था, परंतु वरना बहुत कुछ सीखा भी था। वह तुरंत बोला, तकदीरें बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद, वरना ज़िंदगी ही कट जाती है। तकदीर को इल्ज़ाम देते दी थी। वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं। उनके लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता और वो कभी कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए संभावनाएं उनकी बहानेबाजी का हिस्सा होती हैं। कुछ भी करने के लिए परिस्थितियां अपने आप पैदा नहीं होती, बल्कि कुछ करने के साथ परिस्थितियों को हमें भी पैदा करना पड़ता है। मौका, मेहनत एवं बुद्धि के उचित अथवा अनुचित समावेश को ही किस्मत कहा जाता है। पुरानी कहावत है कि वह यूं ही टल रहा था कि एक दिन उसने स्वयं को विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पाया। बेबीलोन की कहावत है कि अगर कोई इंसान भाग्यशाली है, तब उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, तब न सिर्फ वह दौड़कर बाहर निकल आएगा, बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। स्टीफन लीकॉक के अनुसार, मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा है और मैंने हमेशा पाया है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरी किस्मत उतनी ही अच्छी होती जाती है। विलियम जेनिंग्स बयान करते हैं कि भाग्य इंतज़ार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। वहीं लूसिल बॉल के अनुसार, मेरे लिए भाग्य का मतलब कड़ी मेहनत एवं अवसर को पहचानने की काबिलियत है। ये सबसे बेटर है। राजकुमार ने आगे कहा कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने का साहस दो, और दोनों में फ़र्क करने की बुद्धि दो। राजकुमार के वचन सुनने के बाद मोहन को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह अपने बचपन के मित्र के पास बैठा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी पहुंचे हुए महात्मा का उपदेश सुन रहा है। राजकुमार की बात खत्म होते होते मोहन के शरीर में अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसने तुरंत ही नकारात्मक विचारों को अपने दिल से निकाल कर फेंका और अपने आप को एक सफल आदमी के रूप में देखने लगा। आत्मविश्वास के साथ उसने राजकुमार के समक्ष न सिर्फ बिजनेस करने की सहमति जताई, अपितु एक दिन सफल बिजनेसमैन बनने का वचन भी दिया। इतना कहकर उसने बाकी की रूपरेखा अगले दिन मिलकर तय करने का फैसला किया। मन में राजकुमार के ढेर सारे उपकार लिए मोहन हंसी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुआ। रात्रि में सोते समय मोहन के मन में अजीब सी चाहतों ने जन्म लिया। मन ही मन ढेर सारे सपनों को सच होते देखने लगा। उसे मानो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे चंद दिनों में ही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पिछली रात वह जरा भी नहीं सोया था, इसलिए नींद के मारे आंखों तक नहीं खुल रही थी। अंतर्मन में पल रही उसकी खुशी के कारण भी वह सो नहीं पा रहा था। पूरी रात वह कश्मकश में उलझा रहा, ना सोया ना ही जाग पाया। सुबह होते ही वह एक बार फिर राजकुमार के बंगले पर पहुंचा। पिछली बार की तरह आज भी उसके स्वागत में कोई कमी न थी। मोहन के आने के पूर्व ही राजकुमार अपनी डायरी में मोहन के लिए कुछ प्लान करके बैठा था। उसने तुरंत मोहन के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह मोहन से बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार बिजनेस प्लान है। पूरे शहर में इन दिनों ज़मीन का कारोबार अत्यधिक तेज़ी से फल फूल रहा है। मेरे पास शहर से 15 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से लगी 15 हेक्टेयर कृषि भूमि है। कृषि भूमि है। चूँकि शहर तेज़ी से चारों दिशाओं में फैल रहा है, मेरा मानना है कि 5-10 साल बाद उक्त भूमि लोगों के निवास का एक उत्तम स्थान होगी।
मैं चाहता हूँ कि उस ज़मीन पर तुम प्लाट काट कर मोटा कमीशन अर्जित करो। तुम मेरे बचपन के मित्र हो, साथ ही तुम्हारे बचपन परिवार ने बचपन में मेरी काफ़ी मदद की थी। इसलिए उक्त डील में तुम्हारा मुनाफा पूरी बिक्री का 20% के हिसाब से रहेगा। 10% का मुनाफा तुम्हें बिक्री के तुरंत बाद दिया जाएगा और 10% मुनाफे के तौर पर तुम्हारे नाम प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि तुम्हारा कमीशन 10 लाख का होगा तो 5 लाख तुम्हें नकद प्रदान किया जाएगा और 5 लाख की लागत का एक प्लाट तुम्हें नामित आवंटित होगा, मतलब तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। योजना को सुनते समय दिखावे के तौर पर मोहन हर बार अपनी गर्दन को घुमा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सहमा हुआ था। कागजी योजनाओं को मूल रूप देना उसके बस की बात नहीं थी। काफ़ी सोच विचार कर नम्र स्वर में मोहन बोला, योजना काफ़ी आकर्षित है, कमीशन के रूप में पैसा भी अपार है, किंतु समस्या यह है कि मैंने कमीशन के नाम पर कभी एक सुई तक नहीं बेची है। यहाँ तो ये बात है, यहाँ तो लाखों की लागत के प्लाट बेचने हैं, जो मेरे बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया में मेरी पहचान का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे कहने से, ये पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। अभी उसने बोल दिया ना कि कमीशन का काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैंने तो कभी प्लॉट बेचा भी नहीं है भाई। तो अभी यहाँ से लेके अभी आगे का सफ़र कैसे तय हुआ, जैसे तेरे मेरे वर्गे बैठा होता कि हमने यार ये काम पहले किए ही नहीं है, अब हम करें तो करें कैसे। तो ये हम पढ़ते हैं, अभी अगले पन्ने में चलते हैं। इतना बड़ा निवेश करे, मेरे पिछले कई साल बेहद गरीबी में बीते हैं। लाखों तो दूर हज़ारों की गणना भी मेरी कल्पना से परे है। मोहन को हताश देखकर राजकुमार ने उससे कहा कि गरीबी का मतलब है योग्यता या महत्वाकांक्षा की कमी। दरअसल योग्यता में असंभव कार्य वह होता है जिसे हम कभी करने को तैयार नहीं होते हैं। जब हम उस कार्य को करने की सोचते हैं तब वह कार्य संभव से कठिन हो जाता है, और जब उस कार्य को करने लगते हैं तब वह बहुत ही सरल प्रतीत होता है। वॉल्टर वेगार्ड के अनुसार तुम जो नहीं कर सकते उसे करके दिखा देना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। थॉमस एडिसन के अनुसार आप मुझे पूरी तरह संतुष्ट इंसान दिखा दीजिए और मैं आपको पूरी तरह असफल इंसान से मिला दूंगा। इतनी बात करने के बाद राजकुमार एक साधारण कैलकुलेशन उसे बताने लगा। मेरे अनुमान के उक्त ज़मीन पर 3000 प्लॉट आसानी से काटे जा सकते हैं। यदि प्रत्येक प्लाट की औसत कीमत 5 लाख रुपए हो तब सभी प्लाट की कुल कीमत 150 करोड़ रुपए होगी। जो भी व्यक्ति इस कार्य को अंजाम देगा वह आसानी से 30 करोड़ रुपए तो कमा ही सकता है। अगर तुम इस कार्य के लिए तैयार हो तो उक्त पैसा तुम्हें मिल सकता है। हालांकि शहर के दर्जनों होनहार नवयुवक इस कार्य के लिए एक पैर पर खड़े हैं, किंतु उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह ज़रूरतमंद और ईमानदार नहीं हो सकता। अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, ताकि अगर तुम अगले 6 माह तक एक भी प्लाट ना बेच पाओ तब भी तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए। तुम तब भी वैसे ही लगे रहो जैसे तुमने आज से ही यह काम प्रारंभ किया है। विलियम जेम्स का मानना है कि हमारी कमजोरियां ही अप्रत्याशित रूप से हमारी मदद करती हैं। हालांकि 1 लाख रुपए उन दिनों मोहन की प्रति माह की कमाई के हिसाब से लगभग 50 गुना अधिक थे। फिर भी उसे पैसे का जरा भी लालच ना था। वह अपने मित्र के सामने कमज़ोर सिद्ध नहीं होना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके बचपन के मित्र को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। उक्त वार्तालाप से मोहन काफ़ी सकारात्मक हो गया था। उसने विनम्र स्वर में कहा कि मैं मार्केटिंग अथवा सेल्स में से अनभिज्ञ हूँ, मतलब मैं ये सब नहीं जानता सेल्स करना। मैंने कभी उस प्रकार का कोई कोर्स या प्रशिक्षण नहीं किया, मतलब ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। राजकुमार ने जवाब दिया, जो कुछ नहीं जानता है यह नहीं जानता कि वह नहीं जानता, परंतु सोचता है कि वह जानता है, निश्चित ही रूप से वह मूर्ख है। उससे दूर रहें।
जो कुछ नहीं जानता है और यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता है, तब वह निश्चित ही बच्चा है। उसे सिखाओ। जो जानता है परंतु अपने जानने का उपयोग नहीं करता, वह सोया हुआ है, उसे जगाने की ज़रूरत है। जो जानता है कि यह जानता है कि वह जानता है और अपने जानने का उपयोग करता है, वह निश्चित ही योग्य है, उसका अनुसरण करो, मतलब उसे सिखाओ। कहने का तात्पर्य है कि बिना सिखाए या बिना अनुभव के प्रत्येक आदमी गलती के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। किसी ने सच कहा है, इंसान आँखों देखी हकीकतें, अपनी जानकारियों और अपनी मान्यताओं को पानी पिला पिलाकर बुद्धि के पौधे को बड़ा करता है। जब मैंने बेचना शुरू किया था, तब शुरू के 2 माह एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, किंतु जब मैंने अपनी ज़िंदगी में वो 11 नियम उतारे, उसके बाद सभी समस्याएं मेरे लिए समाधान बन गई। मैं धीरे धीरे सेल्स एंड मार्केटिंग का बादशाह बन गया। मैंने दिन प्रतिदिन उन नियमों को अपनाकर उनका पालन कर अपनी संपत्ति को अरबों रुपए तक पहुंचा दिया। यदि तुम भी अपनी पूरी क्षमता एवं एकाग्रता से उन नियमों का पालन करोगे, तो मेरा दावा है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। तुम अपार सफलता ग्रहण करोगे और सफल आदमी को हर जगह इज्जत के साथ शोहरत भी मिलती है। दुनिया उसे सलाम करती है। अपने आदर्श व्यक्ति का अनुकरण करते करते उसके कुछ गुण हम में स्वयं ही आ जाते हैं। इतना सुनने के बाद मोहन व्याकुल था उन 11 नियमों को जानने के लिए जिनसे उसकी तकदीर बदलने वाली थी। अगले दिन प्रांत उसे ये नियम बताए जाने वाले थे। मोहन के साथ साथ हम सब भी उन 11 नियमों को जानने के लिए बेसुख हैं, मतलब उतावले हैं। हम भी उन 11 नियमों के बारे में जानेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आज हम इसको वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो पहले नियम से दोबारा से शुरू करेंगे और उन 11 नियमों के बारे में जानेंगे कि वो है क्या है। थैंक यू सो मच डियर वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल ऑन बुक्स।